नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण। आइए ले चलते हैं मिर्ज़ापुर की खबरों से रूबरू कराते हैं। तो मैं उस शख्स के पास बैठा हूं जो कि न नाम के मुस्ताद हैं न कार्य के मुस्ताद हैं। उनका नाम है मनोज श्रीवास्तव, जो कि विगत 14 वर्ष के आयु में आरएसएस से जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के पूर्वकालिक भी रह चुके और प्रांत संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। और भाजपा में इन्होंने अशोक सिंघल जी के कहने पे 8 वर्ष योगदान दिया है। आइए इनसे बात करते हैं। और 2024 का चुनाव चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे, युवाओं के रोजगार पे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। आप विगत कई वर्षों से आपने आरएसएस में भी समय दिया और विश्व हिंदू परिषद में भी समय दिया और कई वर्ष से बीजेपी में संघर्ष किया है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मिर्ज़ापुर का सन 2024 का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है, 1 जून को चुनाव होना, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं मेरे भूत के जीवन को लेकर के और वर्तमान समय में जो चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर मेरा गांव है और 1982 में मैं 14 वर्ष की उम्र से आया था और मैं वहीं उसी समय आरएसएस से जुड़ा। एक लंबे कालखंड तक संघ से जुड़ने के बाद 93 में मैं विश्व हिंदू परिषद का पूर्णकालिक हो गया, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री रहा। एक विचार, दर्शन और सिद्धांत को लेकर के मैंने काम किया। राजनीति के क्षेत्र में मैं आऊँगा या मन में भाव नहीं था, कभी भी नहीं था। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं भाजपा में जाऊँगा, विधायक बनूँगा, सांसद बनूँगा, मंत्री बनूँगा या जनप्रतिनिधि बनूँगा। लेकिन स्वर्गीय अशोक सिंघल जी से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे कहा था कि मनोज, हमारा जो है आपके पास बहुत लंबे समय तक है, उसे हमें दे दीजिए। फिर अशोक जी और विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली ने मिल बैठ करके चर्चा किया और 2015 में विश्व हिंदू परिषद से मेरी विदाई हुई। स्वयं अशोक सिंघल जी मेरे विदाई समारोह में आए थे और उन्होंने कहा कि मनोज, तुम्हारा कमरा बदला जा रहा है, तुम्हारी छत वही है, अर्थात आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन, सिद्धांत तुम्हारा वही रहेगा। उसी को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहा। विगत 8 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहा। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया और जिस प्रकार से मुझे कदम कदम पर अपमानित किया, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं रहना चाहिए। मैं बड़ा जलालत झेलता था, जिल्लत झेलता था, खून का घूंट पीता था, अपमान का प्याला पीता था, सिर में पत्थर रखता था और मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्काम भाव से काम करता था। एक ऐसा सहयोग बना कि मेरे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, संगठन में भी समायोजन नहीं हुआ, कहीं चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं आप। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी तो नगर पालिका का चुनाव लड़ें। सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपको टिकट मिलेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, यहाँ के जो मंत्री दंपत्ति हैं अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, उनके कुछ क्रियाकलापों के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता था, तो इन लोगों ने अपनी हनक और दमक के दम पर मेरा टिकट कटवा दिया। मैंने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। मैं किसी स्वार्थवश पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन अपमानित होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पार्टी को मिर्ज़ापुर की धरती पर कौन लोग चला रहे हैं? भाजपा नहीं चला रही है। यहाँ पे चाहे बालेंदु त्रिपाठी को अपमानित करके जिला अध्यक्ष से हटवाने का विषय रहा हो या ऐसे निष्ठावान ईमानदार संघ के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यकर्ता ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास रहा हो या मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपमानित करने का प्रयास रहा हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का योगदान रहा है। इस कारण मैं पार्टी छोड़ करके नगर पालिका का चुनाव लड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मैं पिंजरे में बंद हो गया था। आज मैं पिंजरे से आज़ाद हूँ और अपनी आप को स्वतंत्र महसूस करता हूँ।
इसलिए मैं अपनी बात रखता हूँ। बताया जा रहा है कि लोकप्रियता आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इस समय मिर्जापुर के जो चुनावी मुद्दा चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है, विगत 2 बार सांसद भी रह चुके हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, उनके पतिदेव यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं और वो भी मंत्री रह चुके हैं। मिर्जापुर के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप मिर्जापुर की सड़कों पर घूम रहे होंगे और आपको इनका विकास दिख रहा होगा, किस प्रकार से विगत 4 वर्षों से अमृत पेयजल योजना के नाम पर मिर्जापुर की जनता 20 पीढ़ियों को मजबूर हुई है। यह इनके विकास का सीधा सीधा नमूना है। किस प्रकार से यहाँ की बजबजाती हुई नालियाँ, बिलखती हुई गलियाँ, टूटी फूटी सड़कें, धूल से लथपथ, आज विगत 4 वर्षों में लंग्स के बहुत मरीज हो गए, दमा के बहुत मरीज हो गए। ये किसकी देन है? ये अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की ही देन है। आज एक बात और बता रहा हूँ आपसे, इन लोगों ने जिस गांव को गोद लिया था, अगर आप किसी को गोद लेंगे तो उसका लालन पालन पोषण करेंगे। जाकर देख आइए हलिया ददरी का वो गांव। नहीं, बताया जा रहा है कि वो गांव अभी गोद ही लिया गया क्योंकि वो गांव बढ़ा नहीं है, बच्चा बढ़ा नहीं है। अभी हमने वहां भी जाके सर्वे करना है, मुझे बात करना है वहां से, उसके लिए लोग अभी चर्चा का विषय बना हुआ। इस पर अब क्या करें? 10 वर्ष तक जिस बच्चे को आप गोद लेंगे, अगर वो विकास उसका नहीं हुआ, उस गोद ही में रहेगा, तो विकास क्या कह रहा है आपका? आज इनके कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवा दी, आज इनके कुछ लोग कहते हैं कि सड़कें बनवा दी। अगर ये सड़कें इन्होंने बनवाई तो प्रतापगढ़ से लखनऊ की सड़क किसने बनवाई? जौनपुर से लखनऊ की हाईवे किसने बनवाई? जौनपुर में तो भाजपा का सांसद भी नहीं था। नितिन गडकरी की एक महत्वाकांक्षी योजना है देश के अंदर जाल बिछाने का, वो सड़क की योजना, जो सड़क के बारे में युवा इस समय किस तरफ इनका रुझान है, मिर्जापुर का सांसद कौन बनेगा, ये आइए जानते हैं। देखिए, ये तो सच है कि देश के अंदर 40-50 वर्षों में ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं थी। मेरा बेटा जो अहमदाबाद से MBA कर रहा है, उसने फ़ोन करके मुझसे कहा कि पापा, पहली बार IITian 35% उनको जॉब नहीं मिला। IIT के पढ़े हुए बच्चे जब 4th ईयर में जाते हैं तो कैंपस सिलेक्शन उनका हो जाता है और न्यूनतम 15 लाख से लेकर के 50 लाख के पैकेज पर हो जाते हैं। 35% IITian अगर बेरोजगार हैं तो सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से बेरोजगारी है। और मिर्जापुर के जहाँ तक विषय है, हमारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी जो यहाँ की सांसद हैं, उद्योग मंत्रालय रहने के बावजूद भी यहाँ क्या उद्योग कोई लगा क्या? आप पत्रकार हैं, पता कर लीजिए। वाणिज्य मंत्री हैं ये, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट इनके संपर्कों में है। मान लीजिए इन्होंने कोई उद्योग नहीं लगवाया, लेकिन कॉर्पोरेट जगत के लोग जो हैं, औद्योगिक घराने के जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उस कॉर्पोरेट जगत का CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बात करती लोगों से तो निश्चित रूप से यहाँ CSR फंड से बहुत बड़ा विकास हो सकता था, नौजवानों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन इनकी मिर्जापुर की जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और इसलिए मिर्जापुर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2020 में जब कोरोना का कालखंड आया था, लॉकडाउन जब मिर्जापुर में लगा जी, तो यहाँ के जो लोग हैं, गरीब, असहाय, रेहड़ी पट्टी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, जो दैनिक मेहनत मजदूर रहे, उनके सामने रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया। अनेक स्वयंसेवी संगठन आए, हम लोग भी लगे। मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, मैंने अपने मित्रों से, अपने छोटे भाई से कुछ सहयोग लेकर के एक दिन यहाँ कुछ अन्नदान का कार्यक्रम किया, कुछ अन्न का पैकेट बनवा करके वितरित किया। भीड़ लगने लगी,
मेरे मित्रों ने, समाज के लोगों ने सहयोग किया। अनवरत 3 महीने तक लगातार मैंने अपने आवास से लगभग 100 पैकेट प्रतिदिन चावल, दाल, ये नमक, आटा, आलू, ये मैं बांटता था जी। लगभग 15 लाख की सामग्री 3 महीने में मैंने बांटा। लेकिन लगभग बताया जाए कि आप 100 कोरोना काल में 100 घरों को आपने दिया जलाया। जैसे कहा जाता है कि घर में आपने उनको एक आटा दाल चावल देके रोशनी पैदा कर दी, उनके घर को जीविकोपार्जन बना दिया उस महामारी में, उस काल में। नहीं, देखिए, हमने ये नहीं किया। ये जो कुछ मैंने किया वो समाज के सहयोग से किया। मैंने थोड़ा पहल किया, ये थोड़ा सा इसमें आपने उसमें योगदान दिया, लोगों का सहयोग किया। जी जी, मैं लोगों को मिलता था और कुछ लोग मेरे पास आते थे। मेरे जो सर्किल के लोग हैं उसमें कुछ IAS के लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन लोग हैं जो जिस विदेश में भी रहते हैं। मैं जब फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालता था तो लोग विदेशों से भी हमें सहयोग करते थे कि बड़ा पुनीत काम है, इसको करे, तो मेरा आत्मबल बढ़ता था, मैं उसको करता गया। मैं ये कह रहा था, यहाँ के ये सांसद हैं, यहाँ के ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका ये नैतिक दायित्व था कि इनके क्षेत्र के लोग जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं, तो यह भी कुछ करके सक्षम हैं और न यहाँ आती अपने लोगों को लगाती, तो बहुत बड़ा राहत का काम गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ी वाले, मेहनत कश मजदूर, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको मिलता। दूसरा कालखंड जब आया 2021 वाला, जब कोरोना महामारी का रूप लेकर के आई, लोग ब्लड के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए तड़प रहे थे। मंत्री दंपत्ति का कहीं पता नहीं था। हम लोगों ने एक कोरोना जन निगरानी समिति बनाई बाबा हरदेव सिंह के नेतृत्व में जी, और मिर्जापुर से लेकर के संपूर्ण पूर्वांचल का काम हम देखते थे। हम लोग डेली प्रतिदिन ऑनलाइन मीटिंग करते थे और उसमें जो समस्या आती थी 10, 20, 25 ऐसे बाबा हरदेव सिंह के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर किसी को बेड दिलवाते थे, किसी को प्लाज्मा दिलवाते थे, किसी को ब्लड दिलवाते थे। ये मेरा काम था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का भी यह काम है, प्रिया जी को मालूम नहीं है। वो तो कहते हैं कि ईवीएम से हम राजा रानी पैदा कर रहे हैं, अभी वो बयान लेकर के आई हैं। इसी बात पे जो इन्होंने ये बयान दिया है कि मैं ईवीएम से राजा रानी पैदा कर रहा हूँ, इसी बात पे मिर्जापुर में रघुनाथ प्रताप राजा भैया भी आ रहे हैं, सपा का दामन थाम चुके हैं प्रचार करने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा भैया आ रहे हैं, सपा का दामन थाम चुके हैं, ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। जो जनसेवक को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सर्वसामान के लिए उपलब्ध होना चाहिए। राजा भैया विगत अनेक वर्षों से, मुझे जहाँ तक जानकारी है, 8 बार वो विधायक निर्दल हैं। 2 बार 3 बार से वो अपने सहयोगियों को 2-2 सीट पर जिता रहे हैं। तो राजा भैया जनसेवक हैं, वो राजा नहीं है। जनता उनको राजा कहती जरूर होगी, लेकिन अपने मुंह से राजा भैया ने कभी अपने को राजा महसूस नहीं किया। मेरा उनका व्यक्तिगत संबंध है, उनके पिताजी से मेरा संबंध है, पारिवारिक संबंध है जी। मैं आज खुलासा कर रहा हूँ आपके मन पर। जिस समय 2013 में एक संकट आया था, एक CO जो थे उनकी हत्या हुई थी, इसमें राजा भैया का नाम घसीटा जा रहा था आजम खान के इशारे पर। उस समय में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री था, राजा भैया के साथ पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ था। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सरकार की को मंशा जो थी वो अलग थी, लेकिन हमने सरकार को उस समय चैलेंज किया था कि इसकी बगैर जांच कराए अगर राजा भैया की गिरफ्तारी हुई तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगा। आजम खान की भूमिका की जांच कराएगा राजा भैया की भूमिका के पीछे। तो सरकार परिषद का प्रांत संगठन मंत्री था, राजा भैया के साथ पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ था। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सरकार की को मंशा जो थी वो अलग थी, लेकिन हमने सरकार को उस समय चैलेंज किया था कि इसकी बगैर जांच कराए अगर राजा भैया की गिरफ्तारी हुई तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगा। आजम खान की भूमिका की जांच कराएगा राजा भैया की भूमिका के पीछे। तो सरकार पीछे हटती थी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कारण सरकार पीछे हटती थी, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध, मैं जानता हूँ उस परिवार को। मैं उनसे, आपने उनसे लगातार जुड़े हुए हैं, आप पारिवारिक संबंध है, मतलब उनका आपने सहयोग किया। बिल्कुल,
मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सहयोग, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं उनका सहयोग करूँ, लेकिन मैं गिलहरी की भूमिका में उनके साथ में खड़ा रहा। मैं आगे एक बात और कह रहा हूँ, राजा भैया के सम्मान में मनोज श्रीवास्तव मैदान में रहेगा। राजा भैया जो कहेंगे उनके साथ खड़ा रहेगा। राजा भैया के इशारे पर मनोज श्रीवास्तव जो कुछ कहेंगे हम करने का काम करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मिर्जापुर की जो लोगों की सोच है और लोगों के दिल में विचार है वो आप तख्तोताज पर लाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, अनेक प्लेटफॉर्म पर कहा हूँ, ये चुनाव जो हो रहा है 2024 का, ये कोई कैंडिडेट अनुप्रिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। अनुप्रिया के खिलाफ मिर्जापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं चुनाव हारने के बाद, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, विगत 11 महीने से सड़क पर हूँ। सभी ब्लॉक का मैंने दौरा किया है, क्या पंचायत में मैं गया हूँ। मैं जिस दृश्य को देख रहा हूँ, उस दृश्य के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जनाक्रोश है। और ये जनाक्रोश है कि 10 वर्ष सांसद रहने के बाद, 10 वर्ष अर्थात 3650 दिन बहुत होता है। 804 ग्राम पंचायतें हैं जी। 100 ग्राम पंचायतों में भी अनुप्रिया पटेल के ठीक ढंग से कदम नहीं पड़े हैं, इसलिए जनाक्रोश है। गांव की समस्या को उन्होंने सुना नहीं है। इन्हें चापलूस, चाटकार और कुछ बिके हुए अखबार इनको गुमराह किए हुए हैं। इनके अंदर बहुत ही एरिस्टोक्रेसी है और एरोगेंसिया है। इसके कारण अनुप्रिया पटेल जी मिर्जापुर की जनता से कट गई हैं और 2024 के चुनाव में मिर्जापुर की जनता इनके खिलाफ मतदान करने को संकल्प है। 2024 का चुनाव इनके खिलाफ जा रहा है और 4 जून को जब परिणाम आएगा, अनुप्रिया पटेल की विदाई तय है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं पाएगा। बताया जा रहा है कि माननीय डीएम यहाँ की दिव्या मित्तल थी, लवरिया दम इन्होंने पानी पहुँचाया था। उसके लिए बताया गया कि उनको प्रेशर बना के उनको यहाँ हटा दिया गया। वहाँ के ग्रामीण लोग जो लवरिया दम के हैं काफ़ी वर्षों से जूझ रहे थे। अभी भी गर्मी का सीजन चल रहा है, वहाँ पे पानी बंद कर दिया गया है। देखिए, लवरिया दह जो एक कांड हुआ वह तो हुआ ही, जिसको उन्होंने कहा कि हमसे उद्घाटन नहीं करवा, टोटी खोल दिया, उसको उन्होंने इशू बनाया ही। हकीकत की कहानी कुछ और है पानी की। हकीकत ये है कि दिव्या मित्तल के रहते अनुप्रिया पटेल की वसूली नहीं हो पा रही थी। आज आप चले जाइए, अनेक अधिकारी हमसे बात करते हैं, चाहे PWD विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे माइंस हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे वह जिला का अस्पताल हो, एक लंबी रकम वसूली जा रही है चुनाव लड़ने के नाम पर। मैं वो किसी अधिकारी का नाम, इसमें बाधक बन रही थी दिव्या मित्तल जी और इसलिए उनको हटाया गया था। हकीकत ये है। लेकिन उनका जो जनता के प्रति विचार था, फूलों से वर्षा की गई, उन्होंने जो कर दिखाया तो शायद जिले का कोई डीएम नहीं कर सकता था। क्या यही वजह है उनको जनता के प्रति हटाने का? दिव्या मित्तल जी बहुत ही सहज थी, सरल थी, दमदार थी, ईमानदार थी। यदि कोई अपनी समस्या लेकर जाता था, विधायक सांसद रिकमेंड करे या न करे, फोन करे या न करे, उस समस्या को सुनती थी। मैंने पहली बार भी हम देखा ऐसा कि अगर कोई समस्या लेकर के गया और समझ में उनको आ गया तो सीधे थानेदार को फोन कर देती थी कि तुम्हारे संरक्षण में, और डांटती थी। एसपी को बाद में लिखती थी और पहले उस थानेदार को डांट देती थी। आज डीएम लिख देगा, प्लीज सीन करके एसपी को भेज देगा और वो बेचारा दौड़ता रहेगा। दिव्या मित्तल ये काम कर रही थी। ऐसी दिव्या मित्तल के साथ जो इन्होंने किया है, मिर्जापुर का जनता उसको अभी भूली नहीं है। 2024 में वह भी एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, मुद्दा बना हुआ है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य के केंद्र में इन्होंने बताया कि मैंने मिर्जापुर हॉस्पिटल में तमाम मशीनें ला दी हैं, तमाम
सारी योजनाओं को चालू कर दी हैं, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। अभी मैंने गया था, कल लंबी लंबी कतारों में हॉस्पिटल में लगी हुई है, जनता जूझ रही है। स्वास्थ्य के केंद्र में थोड़ा सा क्या योगदान और क्या रुचि बताएंगे? देखिए, आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है, न्यूरो के स्पेशलिस्ट नहीं है, किडनी के स्पेशलिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो क्या किया इन्होंने? ये एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी, उसी विभाग से मेरी बात हो रही थी, जो पहले ओपीडी थी, ओपीडी की संख्या घट गई और ये बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं, बड़ी बड़ी इनके लोग बयान देते हैं। ट्रिपल पी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर यहाँ पे जो कुछ बना है उसमें कितना भ्रष्टाचार है, आप भी जाकर के एक दिन पता लगा लीजिए। लेकिन ये इसके पहले जब स्वास्थ्य मंत्री थी, इन्होंने मीडिया के सामने एक बयान भी दिया था कि मैंने मिर्ज़ापुर में विकास ही विकास किया है, जाके आप उठा लीजिए। तो हम आपको कह रहे हैं कि आप कैमरा लेकर के जाइए मेरे सड़क से, ये यहीं से आप बाहर निकल जाइए। इनका विकास हल्ला बोल करके आपको मुँह चढ़ाएगा, और नहीं चढ़ाएगा तो आप कहिएगा मुझे आप झूठ बोल रहे थे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे थे ये न्यूज़ पेपर।